सो हेलो एवरीवन। तो 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का मैंने सीजीएल मेंस का जीके का सेक्शन आप लोगों को करवाया था और मुझे लगा नहीं था आप जो मैंने टेक्निक्स जो मैंने जुगाड़ क्वेश्चंस को करने के लिए बताया था उसके साथ आप इतना कनेक्ट कर पाओगे। और आप में से मोस्टली लोग वो चीज़ के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे और शायद अब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो रहा है कि हाँ सीजीएल में खासकर टीयर 2 में जीके किया जा सकता है और किया नहीं जा सकता है। अभी आज का फिर से पेपर सॉल्व करिएगा और जो यहाँ पे हर क्वेश्चन इंग्लिश में भी हिंदी में, इसी वजह से मैं टाइप करके ला रहा हूँ, नहीं तो मैं आंसर की भी यहाँ पे उठा के ला सकता था। इसी वजह से इंग्लिश हिंदी दोनों में ला रहा हूँ ताकि हर मीडियम के स्टूडेंट को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर इंस्टिल करना चाहता हूँ कि आराम से हो जाएगा। मेरा टारगेट ये है कि कोई भी और जो भी कनेक्ट कर ले गया, जो मैंने आपको 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पहले वीडियो में करवाई थी ना, टेक्निक्स जुगाड़ जो भी बताए थे, आप खुद से उसको इम्प्लीमेंट करिएगा इसमें। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी में, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे मैं देखो, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, वो आपको गेन करना ही पड़ेगा। और उसके रिगार्डिंग वन लाइनर्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था और किस तरह से होंगे वन लाइनर्स वो कल तुम देख ही लोगे। ठीक है, लेकिन ये जो टेक्निक के जुगाड़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप ये सीख गए 50 के नीचे कोई नहीं रुकने वाला है टीयर 2 में, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, जो टीयर 2 का हुआ है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अभी आप देखिएगा। आपने 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको दिखाया था पेपर में, फिर आज दिखाऊंगा। ठीक है, 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग सॉल्व करेंगे मिल के साथ में। और ऐसे ही क्योंकि कल से तो वन लाइनर स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे पास तो एक ही वीडियो बनाने का टाइम रहता है कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना सकूं, है ना। बाकी धीरे धीरे जैसे वन लाइनर्स तो हम लोग करेंगे ही कल से, और धीरे धीरे बाकी जो शिफ्ट के पेपर हैं उनको भी यहाँ पे मैं साथ साथ लेता चलूँगा। बस वही आप जैसे तैसे अपना बाकी सब्जेक्ट का देखो, तुम रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग मुझसे बिल्कुल गाइडेंस मत लेना, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर इट। ठीक है, और बहुत लोग स्कोर ही पूछ रहे थे, बाकी सर उसका सब्जेक्ट्स का स्कोर बताओ। तो देखो, मैंने कोई सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक करने के पर्पज़ से नहीं दिया था, उसका सिर्फ पर्पज़ इतना था बिकॉज मैं पिछले, क्योंकि काफ़ी मैंने सुन रखा था सीजीएल में जीके पता नहीं कहाँ से आता है, कैसा आता है, तो मैं काफ़ी पिछले एक साल से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए थे, पूरा पॉलिटी का, जस्ट देखो जो मैंने वीडियो बनाए थे पॉलिटी का 1 शॉट लेक्चर, जिसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर करवाए, ज्योग्राफी में सारे प्रीवियस ईयर करवाए, सिर्फ इसलिए करवाया ताकि मैं आपको करवा सकूँ और खुद भी ट्रैक कर सकूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकूँ। तो यहाँ पर जो मेरा सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ का पर्पज़ वहीं तक है कि भाई आपके अंदर का वो डर जीके का ख़त्म कर सकूं और टीयर 2 में आपको 50+ आराम से दिलवा सकूं, और वो बिल्कुल पॉसिबल है। अभी आप देखिएगा वीडियोस के थ्रू आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ कि आप बाकी सब्जेक्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके का टेंशन आप मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लॉजिकल सोचो क्वेश्चन पे। देखो जो भी क्वेश्चन आएगा पेपर आपके सामने, ठीक है, ये अभी तो मैं आपको ये पेपर्स प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सीजीएल मेंस के एक्चुअल पेपर, उसके बाद टीयर 1 खत्म होने दो, उसके बाद फिर मैं सिर्फ इसी टाइप के आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग नॉलेज को गैदर कर लेंगे, टीयर 1 तक इतना नॉलेज कर लेंगे, तब उसके बाद हमें सिर्फ चीज़ें रिवाइज करनी रहेंगी और ये जो अपने टेक्निक्स और जुगाड़ हैं एमसीक्यूज में बस इंप्लीमेंट करने होंगे, हमें ज़्यादा नॉलेज पर नहीं काम करना होगा। ठीक है, तो चलिए, अब पहली बात तो ये है कि आपको जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इस चीज़ का याद रखिए कि जो आपको श्योर शॉट आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करना है और लॉजिकल गेसिंग टेक्निक वो इंप्लीमेंट करना है, लेकिन सेकंड राउंड ऑफ अटेम्प्ट में। लेकिन यहाँ पे हम पेपर अटेम्प्ट उस तरह से तो कर नहीं रहे, कोई यहाँ पे टाइम लिमिट है, तो इसीलिए आप एकदम आराम से यहाँ पे लगाइए अपना टेक्निक जुगाड़, बिकॉज अभी आप सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज पे हैं। ठीक है, द नेशनल सेंसस डज नॉट रिकॉग्नाइज डैश ग्रुप्स विद इन इंडिया। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती। किस तरह के ग्रुप्स रिकॉग्नाइज नहीं किए गए? ट्राइबल, एथनिक, रिलीजियस, शेड्यूल कास्ट। इनमें से चारों में से क्या है जो आपने पहली बार सुना है? आप में से मोस्टली लोगों ने पहली बार सुना होगा क्या? एथनिसिटी आपने पहली बार सुना होगा, इसका मतलब होता है रेस। ट्राइबल आपने सुना होगा, ठीक है, ट्राइबल्स होते हैं जो हमारे खासकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर अंडमान निकोबार, मतलब जो भी बहुत ही कम पॉपुलेशन में जो रहते हैं माइनॉरिटीज़, उनको हम ट्राइबल्स बोलते हैं। जो हमारा सेंसस होता है हर 10 साल में, उसमें SC ST की पॉपुलेशन भी होती है कि भाई SC कितनी पॉपुलेशन है, ST की, हिंदू कितनी पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स कितनी पॉपुलेशन, रिलीजियस भी होता है। ठीक है, बहुत आसान सा है एथनिक। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, देखो किसी ने पढ़े नहीं होते हैं कि भाई किसी किताब में लिखा था कि कौन सा ग्रुप रिकॉग्नाइज नहीं है, एथनिक और एथनिक मार्क्स दिया, ऐसे ही सब सोचते हैं, जो भी सही करते हैं ऐसे ही। ये मैं आपको थिंकिंग प्रोसेस समझा रहा हूँ, हो सकता है आपने भी आसानी से कर लिया हो, तो उसमें ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैंने आपको यहाँ पे आपको टेक्निक बता दी, कोई टेक्निक नहीं है, ये क्या थॉट प्रोसेस है, बस वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, उसको बस आपको बिल्ड करना है। सेकंड क्वेश्चन है, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द डैश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किसके एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है?
सिंपल नॉलेज, नो टेक्निक, नो फंडा, नो जुगाड़, सिंपल नॉलेज यहाँ पे काम आएगा। आर्टिकल 148 बात करता है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 76 अनुच्छेद नंबर 76 में। होता कौन है? सरकार का वकील होता है। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ठीक है, मतलब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब आप PYQ अटेम्प्ट कर रहे हो तो किस तरह से आपको सोचना है ऑप्शंस पे, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, वो मैं सिखा रहा हूँ। और बाकी तो जब कल से वन लाइनर में आपको करवाऊंगा तो वो सारी चीज़ें आप समझ जाओगे कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं और किस तरह से सोचना है। ठीक है, तो 76 आर्टिकल में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन ये होती है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाने योग्य होना चाहिए ये। इसको अपॉइंट करता कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि ही सर्व्स अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। खत्म। पैरेलली इसके रिगार्डिंग सोचो कि ये तो हो गया केंद्र सरकार का वकील। राज्य सरकार का वकील कौन होता है? राज्य सरकार का वकील होता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल नंबर 165 में है। इन अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, यानी इनका कोई आर्टिकल नहीं होगा सॉलिसिटर जनरल का। खत्म, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। कैग में और क्या क्वेश्चन बन सकता है? हु इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। ठीक है, तो इसको हम गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोलते हैं। बाकी भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट, इसका रिमूवल, तो वो चीज़ अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेन ये है कि किस तरह से थॉट प्रोसेस डेवलप करना है MCQ अटेम्प्ट करते वक्त, और वो क्वेश्चंस जो आपने कभी पढ़े नहीं है, सुने नहीं है, उनको कैसे सही करना है, वो यहाँ पे मेरा सिखाने का प्रयास है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, करिए इसको। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करिए। ठीक है, अब जो चीज़ मैंने आपको 3rd मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पहले पेपर को सॉल्व करते वक्त सिखाई थी, उसको इंप्लीमेंट करिए। ग्लोबल वार्मिंग के यहाँ पे रिगार्डिंग लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, पढ़िए और इनको अटेम्प्ट करिए। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या सिखाया था? क्या सिखाया था भाई? लुक फॉर डेटा, फैक्ट, एक्सट्रीम कीवर्ड। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कहीं पे एक्सट्रीम कीवर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि ओनली, जैसे कि ऑल, जैसे कि ऑलवेज, हमेशा, सिर्फ यही, सभी, ये क्या होते हैं? एक्सट्रीम कीवर्ड। और जिन भी स्टेटमेंट में एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं वो जनरली गलत होते हैं। ये मैं आपको प्रूव करूंगा, और ये बात मैं हमेशा स्टिक रहूँगा जितने भी पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और जो जनरलिस्टिक कीवर्ड होते हैं, मे बी, माइट बी, वो जनरली सही होते हैं। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, डेटा फैक्ट अगर दिया हुआ है तो थोड़ा देख लो डेटा फैक्ट किस तरह का दिया हुआ है। अगर एक्सट्रीम डेटा फैक्ट है तो वो जनरली गलत होगा। और तीसरी चीज़, हमेशा जो डेफिनीशन होंगी किसी भी चीज़ को, अगर कोई स्टेटमेंट किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है, सही होगा 99% केसेस में। लंबे लंबे जहाँ स्टेटमेंट लिखे होंगे, जो चीज़ किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा होगा, जहाँ पे कोई डेटा, ना कोई फैक्ट, ना कोई एक्सट्रीम कीवर्ड होगा, 99.99% चांसेस है वो सही होगा। ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑब्जर्व्ड सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज प्राइमरली fossil fuel burning which increases heat trapping greenhouse gas levels in the earth's atmosphere। कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड कुछ है क्या? सिंपल डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन है जो आपने पढ़ रखा है, जो आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। ग्लोबल वार्मिंग सबने सुना है। ग्लोबल वार्मिंग causes climate change which poses a serious threat to life on earth in the forms of widespread flooding and extreme weather। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए तो रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग ही तो माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इतना तो सबको पता है कि भाई एक नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, और वही चीज़ बोला जा रहा है। ये भी एक तरह की डेफिनेशन है। कोई यहाँ पे डेटा, एक्सट्रीम कीवर्ड या फिर फैक्ट नहीं दिया हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे ही एफॉरेस्टेशन जो मैंने क्वेश्चन करवाया था पहले वाले पेपर में, ऐसा ही तो था एकदम। ठीक है, ऐसा ही तो था बिल्कुल वो, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था एक पोर्टल। वो पोर्टल इनमें से कौन सा है? फॉर क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, यानी अगस्त 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए डैश पोर्टल लॉन्च किया। सुपर इजी क्वेश्चन है। कैसे? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किया है। लेबर मतलब श्रम, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। ठीक है, अगर मुझे आता है तो टिक करके आगे बढ़ूंगा, नहीं आता तब मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल आता ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं है। जो कि आपको मैंने बोला है 25 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन 100% या किसी ने कितना भी पढ़ा हो, 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहा हो, फिर भी 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो नहीं आते हैं। उनको कैसे सही करना है। और इन जनरल आपको 8-9 या फिर 9-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, तो कैसे करना है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है। तो भाई कायदे से लॉजिकल तो यही है कि या तो रोजगार, लेबर का मतलब होता है रोजगार, और लेबर का मतलब होता है श्रम, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार।
किस लिए ऐप लॉन्च किया है या फिर किस लिए पोर्टल लॉन्च किया है? टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन होते हैं? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं कि क्या वर्किंग कंडीशंस होंगी, क्या वर्किंग आवर्स होंगी, क्या पेंशन वगैरह, क्या लीव का, कुछ नहीं होता है। अब ये तो मैंने बस आपको बताने के लिए बताया, नहीं तो नहीं भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कर, अरे भाई अब रोज़गार होगा कि श्रम होगा, यही मुझे पता लगाना है ना। अब रोज़गार किसको चाहिए होता है? जो बेरोज़गार होता है, यानी यूथ को एक तरह से मैं बोलूँ तो। वर्कर्स पहले ही से काम कर रहे हैं ना, उनको रोज़गार थोड़ी ना चाहिए होगा, उनको तो श्रम चाहिए होगा। ख़त्म। अगले पे आते हैं। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन फॉल इन दिस ग्रुप। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गे। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ब्रायोफाटा का कीवर्ड क्या होता है? कौन से चैप्टर से? प्लांट एंड एनिमल किंगडम। नॉलेज काम आना चाहिए वैसे तो, पहली बात तो, ठीक है। प्लांट और एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है, और आपको मैंने जब हम लोगों ने पहला पेपर सॉल्व किया था तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन था, याद करो, एचिनोडर्माटा था क्वेश्चन। तो ये प्लांट एंड एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ जब हम प्रीवियस सेट सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा प्लांट एंड किंगडम से हर शिफ्ट में आ रहा है, यानी कि इसको हम स्किप नहीं कर सकते, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो ब्रायोफाटा कीवर्ड ये है कि इसको हम बोलते हैं क्या? एम्फीबियन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियन वो होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। ये तो बोला प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक है, मतलब सिर्फ पानी में है, रहता ही है। ब्रायोफाटा तो होगा नहीं, ठीक है। आंसर इसका थैलोफाइटा होगा। याद कैसे रखना है कि भाई वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है, यानी कि इनकी फैली हुई बॉडी होती है। थैली में चीज़ कैसी होती है? कोई चीज़ थैली में भरोगे तो फैल जाएगी, कोई चीज़ थैली में भरोगी तो फैली होगी, तो थैली से हो गया थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे जो है आपको याद करना है। बाकी ये पूरा मैंने यहाँ पे देखो चार्ट भी लगा दिया, किसी को कोई दिक्कत है याद करने के लिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, इसको याद भी कर सकता है। ये पूरा प्लांट किंगडम का पूरा चार्ट है। अभी मैं यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है, मैं आपको चीज़ें समझाने आया हूँ, तो वो हम बाद में जब प्लांट एंड एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें ये आपको हम पूरा चार्ट समझाऊंगा, ठीक है। Now, which artificial element has been provisionally named Seaborgium by American researchers in the honor of Nobel laureate Glenn T. Seaborg? इनको नोबेल लॉरिएट हैं ये, इनको ऑनर करने के लिए इन्हीं के नाम पे सीबॉर्जियम नाम का एक एलिमेंट बनाया गया, और वो पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 106 में आता है। ये क्वेश्चन इन जनरल कोई इसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ट्रिक, कोई टेक्निक, कोई जुगाड़ काम करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे भी, ठीक है, आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से डरते हैं, मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखता हूँ तो एकदम मज़ा आ जाता है। क्यों मज़ा आ जाता है? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे पास एलिमिनेशन का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा, ठीक है। और ये जनरली मुझे नहीं पता था कि क्या है इसका, और ना ही मैं इसको एलिमिनेट कर पाया क्योंकि मेरे पास चांस ही नहीं है, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ कि नहीं तो मुझे पता था, किसी को नहीं पता होता यार, ये कौन सारे एलिमेंट पढ़ता है बैठ के। तो ऑप्शन नंबर बी वैसे इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिस्ट 1 है और यहाँ पे लिस्ट 2 है, टीम है और यहाँ पे मेडल्स हैं। सर्विसेज टीम महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल, थर्ड पोजीशन मेडल टैली, फोर्थ पोजीशन इन मेडल टैली। अब ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स है, ये आपको आई थिंक आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज ये पुराना नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अक्टूबर में ख़त्म हुए थे ये नेशनल जो गेम्स हुए थे ना, नेशनल गेम्स अक्टूबर में जो ख़त्म हुए थे उसी का ही है। और ये तो यार आप सबको पता होगा, सर्विसेज टीम टॉप पे थी। टॉप पे वो टीम होती है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आती है कि नहीं? ये सबको पता होगा। नहीं ए का तो 2 होगा, ख़त्म करो इन दोनों ऑप्शंस को। बी, अगर ए का 2 होगा तो बी का 1 अपने आप हो गया, मुझे बी चेक करने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेडल्स, टोटल मेडल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब मिला के लाया है। टॉप पे वो होता है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आता है, ठीक है। अब मुझे थर्ड और फोर्थ पोजीशन में मुझे अब क्या करना है, रिस्क लेना है, ठीक है। तो इसमें थर्ड पोजीशन जो हरियाणा लेके आया था और फोर्थ पोजीशन कर्नाटका लेके आया था, तो यानी होगा यहाँ पे 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मतलब एटलीस्ट आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिए थे ना, ये जान के कि हाँ सर्विसेज टीम टॉप पे थी। टॉप पे वो होता है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गे इन 1935? अयंगर, फिट्स, हेनरी, लाइनस या फिर लाइनॉस, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो। अगेन कोई स्कोप नहीं है एलिमिनेशन का, आंसर होगा इसका फ्रिट्स। स्किप करने वाला क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फालतू का गैस मत मारिए। जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने किया था कि अगर वो मैंने ना किया होता तो 60+ स्कोर जाता, वो तो खैर चलो मुझे, क्योंकि उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ना था इसलिए मैंने वो मार दिए, लेकिन आपको उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक एक नंबर मैटर करता है, तो इसीलिए ये आप गलती नहीं करना है कि
जो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल, वहाँ पे आप ब्लाइंड गेस नहीं मार रहे हो, वहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ें सोच के चीज़ें कर रहे हो, और धीरे 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 वो आपकी सोच, वो जो मसल है, जैसे धीरे धीरे आप बाइसेप्स कर्ल मारते हो तो धीरे धीरे आपके बाइसेप मसल धीरे धीरे डेवलप होती रहती है, वैसे ये वाली जो मसल है टेक्निक वाली, वो धीरे धीरे आपकी डेवलप होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। वैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन है, एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी आई थिंक थोड़ा नॉलेज पे डिपेंड करता है, उतना ज़्यादा टेक्निक तो नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज तो यहाँ पे आपको होना चाहिए। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट रेट पे है। जैसे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जहाँ पे स्पीड या फिर वेलोसिटी बढ़ रही है कांस्टेंट रेट में, जैसे कि 1 मिनट में अगर 10, जैसे कि मैं एक्सेलेटर घुमा रहा हूँ बाइक का, ठीक है, यानी मैं एक्सेलेट कर रहा हूँ बाइक को, लेकिन एक कांस्टेंट रेट पे, जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड मैंने 1 मिनट में उठा दी स्पीड, फिर अगले मिनट में फिर मैंने 10 मीटर पर सेकंड उठा दी, यानी कि हर 1 मिनट में मैं उसी रेट से उठा रहा हूँ, कांस्टेंट रेट से, दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर अगर बात करें, ये जो सी देख पा रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, गलत है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन कब होता है, जब देयर इज अ चेंज इन स्पीड। सी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, पहला क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस कैन गेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल नहीं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब फ्री फॉल होता है, यानी जहाँ पे जैसे आपने कोई ऊपर से बॉल को ड्रॉप कर दिया बिना उसको कोई वेलोसिटी दिए हुए, तो क्या हुआ, अपने आप धीरे धीरे वेलोसिटी को जैसे जैसे नीचे जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, वो ग्रेविटी जो लग रही है वो एक्सेलरेशन को डेवलप कर रही है, जिसकी वजह से कांस्टेंट रेट में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। द इंड्यूस्ड करंट इज द हाईएस्ट, ये थोड़े नॉलेज वाले क्वेश्चन है 3-4। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपको देखने को ऐसे मिलेंगे ही, अभी और क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको ट्रिक लगाने का स्कोप मिलेगा। ठीक है, द इंड्यूस्ड करंट इज द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज, तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। अच्छा, आपका ये होमवर्क है या फिर आप जो भी बोलो, आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट किसने एक्सप्लेन किया था। उनका नाम एम से चालू होता है, MF। ठीक है, MF हुसैन नहीं है उनका नाम, मतलब पहला नाम M से और दूसरा मतलब उनका जो कास्ट है वो F से। ठीक है, तो बताइए उनका नाम क्या है पूरा कमेंट सेक्शन में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी एक कॉइल रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, और मिनिमम तब होगा जब वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो आंसर क्या पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है ना, इंड्यूस करंट इज द हाईएस्ट, वही मैक्सिमम पूछ रहा है, तो ये होगा आपका एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, और वो टेक्निक ये है कि व्हेनेवर यू सी सिमिलर बट कंट्रास्टिंग ऑप्शंस, आंसर उन्हीं में से होगा। अगर यहाँ पे कोई मेरा सीडीएस वाला एस्पिरेंट स्टूडेंट होगा वो जानता है, ये मैं पिछले, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, पिछले 2 साल से मैं टेक्निक बता रहा हूँ, और सीडीएस में ये मैं लगवाता भी हूँ स्टूडेंट्स को, और वो सही भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, जब भी कोई एक ऑप्शन बोल रहा है कि ये चीज़ नॉर्थ में है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है नहीं ये साउथ में है, मतलब दोनों सिमिलर हैं, एकदम सब कुछ सेम है, बस एक चीज़ है जो बोल रहा है ये नॉर्थ में और ये साउथ में, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे राम गोरा है राम काला है, तो राम गोरा होगा तो राम काला होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है नॉट एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा बोला एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर है कि नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग है, ये एकदम एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं, आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। मैंने आपके 2 ऑप्शन हट चुके हैं। सर ऐसे तो ये भी सिमिलर है कि एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक सोर्स, एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक सोर्स अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए क्या कुछ अलग है, नहीं अलग है, सिर्फ एक कीवर्ड को छोड़ के। अगर सिमिलर हैं दोनों और एकदम कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है कि दोनों एकदम अपोजिट चल रहे हैं, आंसर उन्हीं में से होगा 99% ऑफ द केसेस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 11th, हाइड्रोजन रिजेंबल्स द प्रॉपर्टी, और मान लेते हैं हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए बी और सी, और ए और डी में आपको रिस्क लेना है, तो आप किस पे लोगे। मैं तो भाई डी पे ही लूँगा कि नॉट एट राइट एंगल। नॉट एट राइट एंगल तो भाई 0 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 90 को छोड़ के सारे एंगल नॉट एट राइट एंगल होंगे। तो भाई सब में थोड़ी ना हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट तो किसी एक एंगल पे होगा ना, और वह एंगल एक होगा, और वो एक एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री। नॉट एट राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, नॉट एट राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री को छोड़ के सारे एंगल पे हाईएस्ट कैसे हो जाएगा। हाइड्रोजन रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ विच 2 ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन किन 2 ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करता है, ग्रुप 217, 113, 117 या फिर 2 और 4। हाइड्रोजन
कहाँ पे आता है? फर्स्ट ग्रुप में। यानी कि अगर हम बात करें इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल मतलब वो शेल या फिर वो ऑर्बिट जो इसकी सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। एक ही इसके पास यार शेल है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इसको स्टेबिलिटी मिल जाए? क्योंकि पहली शेल को होती है के शेल, और के शेल में हमें बोर मॉडल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि ये एक या तो ले ले या तो एक दे दे, तभी इसकी वैलेंसी 1 कहलाती है। ये तो एक दे दे या तो एक दे दे, ना कि एक ले ले ना कि दे दे, क्योंकि जब एक लेगा तभी उसका वो वैलेंसी 1 होगा। या फिर कोई भी एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है, वैलेंसी 1 ही होगी। कोई भी एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन देता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, टू गेन दी स्टेबिलिटी, वैलेंसी 2 ही होगी, ठीक है। इस केस में उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। ऑक्टेट कंप्लीट तो मतलब स्टेबिलिटी मिल गई उसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ग्रुप 1 से तो खुद बिलोंग करता ही है, ठीक है। और ग्रुप 17 जिसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए 17 है मान लेते हैं, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट, ये जो ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहा है, तो 2 8 7 इनके वैलेंस शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी आप क्लोरीन उठा लो, ब्रोमीन उठा लो, फ्लोरीन उठा लो, सब में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को भी तो 1 ही चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, विच इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल फाउंड इन लैटीहेल्मिन्थेस दैट एक्ट्स लाइक अ किडनी रिमूविंग वेस्ट मटेरियल थ्रू फिल्ट्रेशन? फैट सेल, फ्लेम सेल, स्टेम सेल या फिर स्पॉन्ज सेल? ये क्वेश्चन भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है और स्किप करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर मान लो कि थोड़ा सा मैं सोच इसमें डेवलप करूँ कि क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं हिंट लेने की कोशिश करूँगा। इट एक्ट्स लाइक अ किडनी रिमूविंग वेस्ट मटेरियल थ्रू फिल्ट्रेशन। किडनी की तरह एक्ट करता है और कुछ रिमूव करता है। फैट सेल तो मुझे पता होता है, फैट सेल कब तब डेवलप होती है? फैट सेल किसी चीज़ को डिपॉजिट करते हैं, कोई चीज़ जब डिपॉजिट होती है तब फैट डेवलप होता है, तो इसके साथ तो मैं नहीं जाऊँगा। स्टेम सेल के साथ भी मैं नहीं जाऊंगा। मुझे जो लॉजिकल अगर लगेगा तो वो होगा फ्लेम और स्पॉन्ज। फ्लेम स्पॉन्ज इसलिए क्योंकि स्पॉन्ज भी अगर आप देखो तो स्पॉन्ज थोड़ा किडनी की तरह साउंड होता है, और फ्लेम भी थोड़ा जाना जाता है किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए। वैसे इसका आंसर फ्लेम सेल होगा, लेकिन अगेन इट इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बस बता रहा हूँ कि कैसे अगर सोच सकते थे तो ये ऐसा लाइंस में तो कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन ये बहुत डीप है। ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ाया जाता है लैटीहेल्मिन्थेस के बारे में, किड इन सब के बारे में, ठीक है। तो ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है। इन जनरल कोई भी ना तो पढ़ता है ना तो पढ़ाता है, सिंपल सा लॉजिक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 1915 का सेशन? 1915 में कौन प्रेसिडेंट था बताइए? सोचिए, वीडियो पॉज करके सोचिए कैसे आप सोचते हैं। अब देखो 1915 में भाई जो इंपॉर्टेंट सेशन हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गांधी जी ने जो प्रिसाइड किया कि ठीक है, जो बेलगांव का सेशन हुआ था, या फिर कुछ सेशन हैं कि जिनके बारे में प्रेसिडेंट पता होते हैं कि भाई एक जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसमें अंबिका चरण मजूमदार थे, सॉरी जो 1916 का सेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें अंबिका चरण मजूमदार थे, और जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसमें रास बिहारी घोष थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है, उसके प्रेसिडेंट सबको पता होते हैं जनरली, अगर थोड़ा जिसने पढ़ाई किया होता है तो। लेकिन हर सेशन का किसको पता होगा यार? अब यहाँ पूछा 1915 का, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा वो देखो। मुझे पता है अगला वाला 1916 में हुआ था, कहाँ पे? लखनऊ में, जहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल और नरम दल दोनों साथ आए थे, और उसको प्रेसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। तो बैक टू बैक ये 2 सेशन तो प्रेसाइड कर नहीं सकते हैं, तो इसको मैं पहले तो हटाऊंगा। मैं मदन मोहन मालवीय को इसलिए हटाऊंगा बिकॉज इन्होंने हिंदू महासभा की गठन किया था 1915 में, हिंदू महासभा का, तो उस समय ये कांग्रेस की प्रेसिडेंसी कर रहे हो, ये थोड़ा सा इलॉजिकल है। और दूसरी चीज़, हिंदू महासभा हमेशा अपोज करती थी कांग्रेस का। अगर साइमन कमीशन का अपोज कर रही है कांग्रेस 1928 में जो आया भारत में, तो हिंदू महासभा उसका सपोर्ट कर रही है। मतलब उसका ये था हिंदू महासभा कि हमें उल्टा चलना है कांग्रेस से, मतलब इसका अपोज। तो मदन मोहन मालवीय की जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो थिंकिंग आइडियोलॉजी वो कांग्रेस से मैच खाती नहीं होगी, तो उसका प्रेसिडेंट क्यों बनाया जाएगा उनको भाई? सिंपल सा। भूपेंद्र नाथ बोस के बारे में भाई मैंने तो नहीं सुना है, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्ता के बारे में सुना है, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में सुना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना है, रास बिहारी बोस के बारे में सुना है। भूपेंद्र नाथ बोस तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल नॉट गो विद जो मैंने कभी सुना ही नहीं है। आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिंह। अगर इन्होंने कभी प्रिसाइड किया भी होता तो शायद इनका मैं नाम तो सुनता ही, ठीक है। तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which officer under Alauddin Khilji was required to maintain a register of merchants to ensure an adequate supply of goods? माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? नाजीर, राइस परवाना, मुहतासिब या फिर सहनाई मंडी? बताइए। अब मान लेते हैं अगर नहीं पता है तो, पता है तो ठीक है, आपको टिक करके आगे बढ़ना है। नहीं पता है तो गुड्स, सामान कहाँ आता है? मंडियों में तो ही आता है। मंडी, अब हम अगर कोई यार वर्ड ले रहे हैं तो इसका मतलब कोई ऐसा तो वर्ड हमने तो बना नहीं दिया होगा, है ना।
पहले भी वो वर्ड चलते रहे होंगे हमारे काफ़ी सारे, हम लैंग्वेज में जैसे खाना वर्ड है, जो खाना बोलते हैं ना, खाना, खाना हिंदी वर्ड नहीं है, ये खाना उर्दू का वर्ड है। तो हमारी भी जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें हम काफ़ी सारे उर्दू वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो मंडी, मंडी का मतलब होता है जहाँ पे गुड्स सामान वगैरह आता है, ठीक है, सप्लाई होती है गुड्स की। तो उस लॉजिक से आप सहनाई मंडी मार सकते हो। तो ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात अगर करें नाज़ीर की, तो नाज़ीर ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं था, ये वो जो था ना मोहम्मद शाह रंगीला, उसके टाइम पे था, ठीक है। और बात करें ये जो मुहतासिब था, ये जो औरंगज़ेब था उसने अपॉइंट कर रखे थे कि देखो सभी लोग कुरान के अकॉर्डिंग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, उसने अपॉइंट किया था मुहतासिब को, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, पिछले वाले जो हम लोगों ने पहला लेक्चर किया था उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है। COP28 न्यू दिल्ली इंडिया में होने वाला है। फर्स्ट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 1995 में हुई। द फर्स्ट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है उसको आपको एलिमिनेट कर देना था अगर आपको थोड़ा नॉलेज होता तो। अगर आपको ये पता होना चाहिए था कि जो COP28 है वो न्यू दिल्ली इंडिया में नहीं, वो यूएई में होने वाली है इस साल 2023 में, क्योंकि COP27 अभी कंक्लूड हुई थी कहाँ पे, शर्म शेख इजिप्ट में, शर्म शेख इजिप्ट में हुई थी। COP28 जो करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ता है आई थिंक उसको ये पता होता है। तो अगर ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, स्टेटमेंट ए नहीं होगा, ये गया, ये गया। बी अपने आप सही हो गया। देखो बी अपने आप सही हो गया, तो बी मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि जो पहली यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है वो 1995 में ही हुई थी। अब क्या वो पेरिस में हुई थी? फैक्ट है ये, ठीक है, फैक्ट है, पेरिस में हुई थी कि क्या या नहीं हुई थी। एक्चुअल में ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज पेरिस फ्रांस में नहीं, ये बर्लिन में हुई थी, बर्लिन जर्मनी में, ठीक है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितनी रिट्स इशू की जाती हैं? अगेन रिट से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं, तो रेट को आप मिस नहीं कर सकते हो। तो रेट कितने तरह की सबको यार पता है, 5 तरह की हैं। हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, ठीक है, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। तो ये 5 तरह के रेट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इशू कर सकती हैं टू प्रिजर्व द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, उनकी रक्षा करने के लिए आर्टिकल्स जो हैं बनाए गए हैं 32 और 226, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो रिसीट का मतलब होता है कितना आ रहा है पैसा, एक्सपेंडिचर का मतलब कितना खर्च हो रहा है, उसको ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर करेगा ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आई थिंक ये सभी ने सही कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च नीट 3.0 टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप एडटेक सोल्यूशन से जनवरी 2022? बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्वेश्चन चीख के बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च नीट 3.0 टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप एडटेक। एडटेक का मतलब क्या है? एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये वर्ड बहुत इस समय प्रचलन में, एडटेक। एड का मतलब है यहाँ पे एजुकेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही होगा ना। बाकी यहाँ पे जो ई है इसका मतलब भी एजुकेशन ही है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब एक मैंने स्कीम के बारे में बता रहा था तुम्हें कि कोई भी स्कीम होती है उसका वर्ड उसी स्कीम के नाम में छुपा होता है, उसके फुल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये एजुकेशन यहाँ पे छुपा हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका आंसर होगा। नेम दी हॉट ड्राई ऑपरेसिंग विंड्स दैट ब्लो इन दिल्ली एंड पटना। दिल्ली और पटना में कौन सी एकदम हॉट और ऑपरेसिंग विंड ब्लो होती है? नॉर्वेस्टर्स, मैंगो शार्ट्स, ब्लॉसम शार्ट्स, या फिर लू? बहुत आसान क्वेश्चन आई थिंक ये भी, ठीक है। ये जो तीनों हैं ये आपके प्री मानसून शावर्स में आते हैं। क्या किस में आते हैं? प्री मानसून शावर्स, यानी मानसून आने से पहले जो हवाएं चलती हैं उसमें आते हैं, जो कि बारिश, हल्की सी ठंडक लेके आते हैं, ठीक है। काफ़ी बिजली कड़कती है, थोड़ी सी बारिश लेके आते हैं। जैसे नॉर्वेस्टर्स, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, जैसे बांग्लादेश हो गया, हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, तो वहाँ पे इनको नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे असम में इनको बरदौली चीरहा बोलते हैं, बरदौली चीरहा। और जो जूट वगैरह होता है ना, जूट, उसके खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैंगो शावर ये कर्नाटक में बोला जाता है। मैंगो शावर मैंगो की राइपनिंग के लिए, अर्ली राइपनिंग के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लॉसम शावर ये भी आपके जो केरल कर्नाटक वाला रीजन है वहीं बोले जाते हैं। ये कॉफ़ी के जो वो होते हैं, कॉफ़ी, उसके राइपनिंग के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। लू इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हॉट एंड ऑपरेसिंग, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क, यही तो होती है पीड़ादायक, ब्लू। नॉर्थ वेस्टर मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर तो पीड़ा नहीं, ये जो पीड़ा दे रखी है लू ने उसको रिलीव करती हैं, उसमें थोड़ा सा बौछार मारती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022?
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2022 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। अब जो भाई मेरा स्टूडेंट होगा उसको तो सही करना है, बाकी स्टूडेंट तो इसको छोड़ के आएंगे कि यार सुना नहीं है, सुना भी है तो इसके इतने स्टेटमेंट ये तो हमने इतना डीप में पढ़ा ही नहीं है, तो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं वो बाकी सब चीखेंगे चिल्लाएंगे, आप इसको सही करके आएंगे। पढ़िए इसको ज़रा और अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके। चलिए करते हैं इसको। The Lok Sabha referred this bill to the Joint Committee of the Parliament comprising 21 members from the lower house and 10 from the upper house। अब देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट पूछ रहा है ना, यानी कि ये बात तो तय है कि 2 स्टेटमेंट तो पक्का सही है कि नहीं। अगर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया तो इसका मतलब तीनों सही है, अगर ऑप्शन नंबर सी के अलावा अगर कोई ऑप्शन सही होता है इसका मतलब है 2 तो पक्का सही है, यानी इन तीनों में से मैक्सिमम एक ही गलत हो सकता है बस। The bill also proposed this to establish a cooperative education authority to bring electoral reform। कितना सोफिस्टिकेटेड स्टेटमेंट है, कितना जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी फैक्ट, विदाउट एनी एक्सट्रीम कीवर्ड, बी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है मेरी अनुराधा गलत नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ए और ए ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि बी तो सही होगा ही होगा। The bill also has a section 63A that relates to establishment of the Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund for Revival of Sikh Multi Self-Explanatory Statement। खुद ही पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, जनरली ऐसे स्टेटमेंट गलत नहीं होते हैं, सी भी गलत नहीं होगा, सी भी सही होगा, हटा दो इसको ऑप्शन नंबर ए को। अब मुझे ए पे जाना है, क्या मैं ए को सही मानूं या गलत मानूं। तो लोकसभा रेफर्ड दिस बिल टू द जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कंप्राइजिंग 21 मेंबर्स फ्रॉम द लोअर हाउस, यानी लोअर हाउस का मतलब क्या हुआ, लोकसभा, एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। इसको मैं सही इसलिए मानूंगा बिकॉज मुझे थोड़ा सा ये नॉलेज है कि हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट में, उसमें से एक डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज़ होती हैं जो इन तरह के बिल को देखने के लिए बनती हैं। उसमें 31 मेंबर होते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। या फिर पहली बात तो ये नॉलेज काम आना चाहिए और ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपको थोड़ा डाउट हो भी रहा है कि भाई 21 फ्रॉम दी, तो ये भी अगर हम देखें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नहीं तो जनरली अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन में, अगर आपको जाना है कि भाई ऑल होगा या फिर 2 ऑप्शन वाला होगा, तो जनरली आप ऑल के साथ जाओ। ठीक है, अगर मान लो अब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही चुके हैं ना, 2 ऑप्शन के साथ बचे हो, तो जब भी 2 ऑप्शन के साथ बचो तो कोई ना कोई ऑप्शन मार के आओ पक्का। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको नेट पॉजिटिव में ही चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे जानना है कि भाई बी और सी होगा या फिर ए बी सी तीनों होगा, तो गो विद कि ए बी सी तीनों होगा अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही कोई एक्सट्रीम कीवर्ड उसमें देखते हो या फिर कोई ऐसा फैक्ट देख लेते हो जो आपको एकदम पच नहीं रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21 मैच द कॉलम। तो यहाँ पे सीज़न लिखा हुआ और वो मंथ अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर, जैसे आप सुनते रहते हैं चैत, सावन, जेठ, आषाढ़, तो ये सब आप सुनते रहते हो। ठीक है, अब भाई जिसने भी सुना होगा ढंग से, ठीक है, जो मम्मी लोग बोलती रहती हैं तभी बोला जाता है, जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ध्यान से सुनना चाहिए उसको। तो अगर आप सुनते रहे होंगे, जिन्होंने सुना होगा, जिनका पेपर होगा, तो उन्होंने सही किया होगा, नहीं तो गलत किया होगा। अब ग्रीष्म का मतलब क्या होता है, गर्मी। वर्षा का मतलब क्या होता है, वर्षा का मतलब होता है बारिश। ठीक है, बारिश कब होती है, सावन में, श्रावण में बारिश होती कि नहीं, इतना तो यार सबको पता होगा, सावन में बारिश होती है, सावन भादो। ठीक है, सावन भादो में जो बोला जाता है। सी का यानी 3 होगा, अगर सी का 3 होगा तो ये तो होगा नहीं, है कि नहीं, तो यहाँ पे सी का 3 है। ठीक है, और डी का 2 है, डी का 2 अपने आप हो गया, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, यानी शरद ऋतु हो गई, अश्विन और कार्तिक। ठीक, अब गर्मी कब होती है, चैत बैसाख में, फिर जेठ आषाढ़ में। बोलते हैं ना जेठ आषाढ़ में भयंकर गर्मी पड़ती है, जेठ आषाढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पे बी का होगा 4। ठीक है, बी का होगा यहाँ पे 4, तो बी का 4 है ऑप्शन नंबर ए में, तो 1 4 3 2। ठीक है, यानी कि ए का वसंत होता है चैत वैसाख में। आई थिंक अभी जो चल रहा है मार्च का महीना, सब चैत वैसाख का ही महीना है। ठीक है, और जो इसके बाद आएगा वो होगा जेठ आषाढ़, उसके बाद सावन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 22वां नंबर है। पुष्यमित्रा हु वॉज द कमांडर ऑफ बृहद्रथ द लास्ट मॉडर्न एम्परर किल्ड द किंग एंड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज हिज डायनेस्टी। डायरेक्टली क्वेश्चन है, स्टेनो का जो एग्जाम हुआ था इससे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, नॉट इवन दी ऑप्शंस। तभी मैं बोल रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है PYQs की, और जो वन लाइनर मैं करवाऊँगा उसमें एक भी क्वेश्चन PYQ के अलावा होगा ही नहीं। सारे जो अभी एग्जाम हुए हैं, जो खत्म हुए हैं, वही सारे हम लोग करने वाले हैं। उसी को खत्म करने में ही हमारी पूरी जीके कवर हो जाएगी SSC के लिए। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ जो लास्ट मौर्यन एम्परर है उसको हरा के शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। अच्छा ये बताइए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा के किया था, किसको हरा के कौटिल्य के साथ मिलके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। क्वेश्चन 23 देखो, पहला जो हमने पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ICR ऐसा ही क्वेश्चन था, ICR के इंस्टीट्यूट्स दिए हुए थे और उसके हेडक्वार्टर से मैच करना था। बताइए, आरिड हॉर्टिकल्चर, कॉटन रिसर्च, राइस रिसर्च, हॉर्टिकल्चर, बताइए।
हॉर्टिकल्चर जिन लोगों को नहीं पता, हॉर्टिकल्चर मतलब फल फूल सब्जी ये से संबंधित होता है हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखो मुझे सबसे आसान कौन सा लग रहा है, ऑप्शन पहला वाला लग रहा है, एरिड। एरिड मतलब सूखा। सूखा कहाँ पे होता है, अब यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हो, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिड कहाँ पड़ता है, एरिड रीजन्स कहाँ पे है, राजस्थान में, और राजस्थान का एक जगह लिखा हुआ है। ऐसे ही तो हमने किया था पिछला वाला, ऐसे ही किया था ना, वह उसी लॉजिक से कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला वाला सही होगा, यानी ए का 1 होगा। ए का 1 होगा तो मैं इनको पहले हटा सकता हूँ, यानी ए का 1 होगा, ठीक है। यानी और चारों ऑप्शन चीख चीख के बोल रहे थे कि ए का या तो 1 होगा या तो 4 होगा। खुद ही देख लो, सारे ऑप्शन चीख चीख के बोल रहे हैं कि या तो ए का 1 हो गया 4 होगा। अब मैं सूखा कहाँ दर्शाऊँ, बीकानेर राजस्थान में कि बेंगलुरु में। बेंगलुरु तो एक ऐसी जगह जहाँ हमेशा एक तरह से बारिश होती रहती है क्योंकि समुद्र के किनारे है कि नहीं। तो यहाँ पे एरिड वाला लॉजिकल सी बात है, बीकानेर के साथ चिपकाऊंगा, खत्म हो गया। और अपने आप बी का 2 निकल आया, यानी कॉटन रिसर्च अपने आप नागपुर में पड़ गया ये तो। अब मुझे राइस और हॉर्टिकल्चर देखना। राइस को मैं बेंगलुरु में ले जाऊँगा या फिर कटक में, मैं कटक के पास ले जाऊँगा, उड़ीसा के पास, क्योंकि मुझे पता है कि चावल वगैरह ईस्टर्न इंडिया में बहुत खाया जाता है। बिहार उड़ीसा यहाँ पे बहुत चावल दबा के खाया जाता है। तो साउथ इंडिया में आंध्रा और तमिलनाडु यहाँ बहुत खाया जाता है, और यहाँ पे बहुत खाया जाता है बिकॉज यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा वो कंडीशंस है उस चीज़ की, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी का 3 ऑप्शन नंबर ए। आसान था कि नहीं क्वेश्चन, आसान था, देख लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 24th। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी एमएफआई। तो एनबीएफसी यानी कि जो आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनके रिगार्डिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कब इंट्रोड्यूस किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर 2011। ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोला मुझे पता था, क्योंकि मैंने पढ़ाया था एनबीएफसी के बारे में भी हाल ही में, ठीक है, सीएपीएफ में भी। तो वो सारी चीज़ें मुझे पता है कि 2 दिसंबर 2011 में, ये मतलब ये एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है किसी को, लेकिन 2011-12 भी अगर आपको पता है कि हाँ इसी का राउंड था तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अगले कुछ और, ये एनबीएफसी होती क्या है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं जो एक तरह से बैंकिंग कंपनीज से कुछ सिमिलर होती हैं लेकिन अलग भी होती हैं। खैर वो हम जब पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो उसमें डील करेंगे कि जैसे ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं और बाकी चीज़ें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 25 पे। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू दी आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फॉर कंपनीज शुड बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो जो भी किसी कंपनी में बैंकरप्सी हो गई तो उसमें इंसॉल्वेंसी तुरंत जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट अगर रेजोल्यूशन हो चुका है तो उसको कितने दिन के अंदर उसको रिजॉल्व करना है, ये पूछा है कितने दिन के अंदर। तो ये 6 महीने तकरीबन होता है, और ये 6 महीने मतलब अराउंड 180 डेज़। ये भी इजी क्वेश्चन नहीं, टफ क्वेश्चन है, छोड़ने वाला क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता है सीधा स्किप मारिए बिना किसी शर्म और हया के साथ, ठीक है। क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने इस लेक्चर से क्या सीखा, और क्या जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर में क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। और ये अभी हम लोग का सेकंड लेक्चर था, बाकी जितने भी आपके पेपर्स हुए हैं हम लोग इसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। अगर 25 क्वेश्चंस हैं तो 25 में ये कि भाई जो 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 10 से या फिर 12 क्वेश्चंस हैं, यानी कि आधे क्वेश्चंस हैं वो तो मैं नॉलेज से और बिल्कुल किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि अराउंड 36 क्वेश्चंस के अराउंड, तो 36 से 40 मतलब नंबर मैं बात कर रहा हूँ, 36 से 40 नंबर लाए जा सकते हैं विद नॉलेज ओनली। और उसके बाद ये जो हमने ट्रिक और टेक्निक लगाई उससे एटलीस्ट अगर आप 4 क्वेश्चन भी कर पाते हैं, आई थिंक, ठीक है, 4 क्वेश्चन भी कर पाते हैं तो ये आप 50 वाली कैटेगरी में फॉल हो जाते हैं। और फिर मुझे नहीं लगता कि अगर आप डिसेंट भी परफॉर्म करते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, जीके की वजह से आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, जीके की वजह से आप रैंक लेके निकाल के आएंगे। और वो सबको पता होगा जिन लोगों ने सीजीएल में दिया होगा कि भाई क्या लोगों का हाल हुआ है जीके में इस बार, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया होगा। मेरा पर्पस यही है कि मैं अपना 100% दे के आपको ज़रा सा भी अगर हेल्प कर सकूं तो मेरा जो पर्पस है इन वीडियोस बनाने का वो सफल होगा, ठीक है। बाकी कल से आपका 1 लाइनर सीरीज स्टार्ट हो रहा है, और अगला पेपर कौन सा होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताना, कौन सा शिफ्ट का कौन सा दिन का सीजीएल मेंस का मैं पेपर कराऊँ, वही मैं आपको अगले वीडियो में अगले लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक वाइक कर दिया करो ताकि थोड़ा सा वीडियो सजेस्ट में जाए। और बाकी जो लोग, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट सेक्शन देखे और रियलिटी यही है, काफ़ी लोगों के कमेंट देखे कि सर इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी सोच के क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो मुझे पता है कि एक भाई साहब लिख रहे थे कि जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो। तो देखो कोई चीज़ छिपा के, अब मैं अगर छिपा लेता तो मैं अगर छिपा के स्टड बनने की कोशिश करता, मैं तो इतने नंबर ले आया और मैं तो बहुत पढ़ाकू हूँ और मैंने तो इतना पढ़ लिया, तो क्या हो जाता, मैं बना रहता स्टड, है ना। आपको भी लगता है यार कितना पढ़ा होगा, कौन सी किताब पढ़ी होती है, मैं बता देता। मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है, मैंने ज्योग्राफी के लिए सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, ठीक है, मैंने पढ़ी है। उसका रीज़न मैंने बताया था मैंने क्यों पढ़ी है, बिकॉज वो यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ी थी। सीजीएल का थोड़ा बेसिक चीज़ें करके, पीवाईक्यूज़ करके और थोड़ा टेक्निक जुगाड़ बिठा के इतने नंबर लाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो आप भी कर सकते हैं,
ठीक है, मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैंने कुछ ऐसा फिगर आउट कर लिया, सबको पता होता है, बस वही हो कि आपको बस चमकना चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।